Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक CAPF PYQ की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ के अंदर मैं एक पॉलिटी को लेकर के चल रहा हूँ और साथ में साइंस को लेकर के चल रहा हूँ। पॉलिटी के अंदर मैंने 2022, 2021 और 2020 के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये आई बटन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे और आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह के थ्रू क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करी है। आपको समझाया भी है कि कैसे उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। साइंस से रिलेटेड मैंने 2022 की एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की वीडियो हमारी 2021 की है जिसके अंदर मैं 2021 के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे डिस्कस करूंगा। पहले बता दूं, साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टोटल 30 क्वेश्चन आए हैं। 30 में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 9th-10th के एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। बाकी 6 to 10th के एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। एक आधा क्वेश्चन 12वीं की एनसीईआरटी से आ जाता, बट उसके चक्कर में आप पूरी पढ़ने बैठोगे नहीं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर से। मैं बता देता हूँ, पॉलीमर से एक्स्ट्रा, एनवायरमेंट केमिस्ट्री एक एक्स्ट्रा और बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर है वो एनवायरमेंट में आते हैं 12th क्लास के। ठीक है, बस इतना करना है आपको एक्स्ट्रा। बाकी 6 to 10th की एनसीईआरटी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, मेरे को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करते रहने का। ऑल्दो मैं करूँगा बट स्टिल अच्छा लगता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये एक न्यूमेरिकल था। टोटल 30 क्वेश्चन आए थे, सारे एक साथ आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, टाइम जो है वो कितना इलैप्स हो गया बिटवीन व्यूइंग लाइटिंग फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर साउंड। थंडर साउंड पहले लाइटिंग होती है, फिर थंडर साउंड आपको सुनाई देता है, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट तेज है और स्पीड ऑफ साउंड स्लो है, वो बाद में आती है। इसलिए हमें आपको लाइटनिंग की लाइट पहले दिख जाएगी, साउंड बाद में आएगा। ठीक है, तो वो 10 सेकंड का गैप दिखा रहा है और देन उसके बाद पूछ रहा है हाउ फार अवे द स्टॉर्म। स्टॉर्म दूर कितना है, तो बेसिक सा फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे, साउंड की स्पीड पूछ रहा है ना, साउंड की स्पीड है 330 मीटर, टाइम कितना 10 सेकंड, 330 इंटू 10 3300 मीटर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। स्पीड ऑफ लाइट वो आपको जस्ट ऐसे बताई हुई है फॉर रेफरेंस के लिए। साउंड की स्पीड 330 है और डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है, 10 सेकंड का गैप है। तो डिस्टेंस कितनी दूर हो गया, 3300 मीटर की दूरी पे है वो स्टॉर्म हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ पूछ रहा है। आपको पता होगा कि जो हमारी जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो इस तरह से गिवन होता है कि यहाँ पे हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, एक्सरे आई थिंक सबसे पहले आती है गामा और सबसे नीचे हमारी आती है बीच में कहीं अपना विजिबल स्पेक्ट्रम होता है और देन उसके बाद सबसे नीचे हमारा आता है रेडियो वेव्स आती हैं शायद। ठीक है, तो रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो वेव सबसे लास्ट में आती हैं। तो ये किस बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ के बेसिस पे। ठीक है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे हमारा लिखा होता है विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। ठीक है, और ये वेवलेंथ जो होती है रेड की ज्यादा है, वायलेट की सबसे कम। ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर यानी कि 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, वो नैनो और माइक्रो में कन्वर्ट कर लेना। माइक्रो की 10 की पावर -6 और नैनो होता है 10 की पावर -9। ठीक है, तो ये है नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के बीच का डिफरेंस। तो 0.4 माइक्रोमीटर आ गया। क्यों? क्योंकि ये वायलेट के बारे में पूछ रहा है और वायलेट कहाँ पे आता है, तो 400 पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर यूज टू कुक फूड। देखो इसमें हो सकता है काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं भी एग्जाम में कंफ्यूज हो गया था। इंफ्रारेड माइक्रोवेव तो पता है सबको कि फूड को कुक करने के लिए माइक्रोवेव तो चाहिएगी, तो ये तो गया। और सारी की सारी यूज नहीं हो सकती क्योंकि गामा रे, एक्सरे, इनसे फूड थोड़ी पकाओगे, तो ये 2 तो चले गए। माइक्रोवेव तो पक्का है। अब बच गया इंफ्रारेड होती है कि नहीं होती है, तो इंफ्रारेड भी होती है। ये 12th क्लास की फिजिक्स की एनसीईआरटी में गिवन है। मैं वही कह रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप वो 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट कर सकते थे, रिस्क ले सकते थे। मैंने रिस्क लिया था, मैंने माइक्रोवेव ओनली लगाया था, बट मेरा गलत हो गया। इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव बोथ रेडिएशंस। ठीक है, ये आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर शायद ना मिले। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है लेंस का। ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। इमेज जो बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। आप ये समझ लो, कोई भी लेंस होते हैं, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मतलब कैसा लेंस हो गया, ये वाला लेंस हो गया। ये कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ से रे ऐसे जाती है, यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, ये इमेज बन रही है। ये बोल रहा है सेम लेंथ की है, सेम साइज की है। और अगर ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सेम साइज की बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सेम डिस्टेंस है और ये भी सेम डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है। इसको बोलते हैं U, इसको बोलते हैं V।
इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये हो गया 2/10 यानी कि 5। फोकल लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर होगी। और कन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। देखो इसमें मैं भी कंफ्यूज रहता हूं हमेशा, कौन सा शॉर्ट साइटेड है, कौन सा लॉन्ग साइडेड है या फार साइडेड है, बट मैं मायोपिया हाइपरमेट्रिक में कंफ्यूज होता हूं। लेकिन मेरे को इतना, मैं खुद का रेफरेंस ले लेता हूं कि मेरे को क्या है, मेरे को दूर की चीजें कम दिखती है, पास की चीजें ज्यादा दिखती हैं, और इसको बोलते हैं मायोपिया। और मेरा लेंस कौन सा है, मेरा लेंस है कनकेव लेंस। ये मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर पढ़ाया आपको, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। तो एक मैं क्या हूं, शॉर्ट साइटेड पर्सन हूं, मेरे को दूर का नहीं दिखता है, और मेरा लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेड पर्सन जो कि नियर ऑब्जेक्ट को देख पाता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देता है, एंड कनकेव लेंस जो है वो यूज किया जाता है। खत्म, आंसर आ गया। एक जगह बोलेगा कन्वेक्स लेंस है, बस यहां पता होना चाहिए आपने जो लेंस पहना वो कौन सा है। कैसे पता चलेगा, यहां से नीचे से छू के देखोगे तो, नीचे से छू के देखोगे तो मोटा लगेगा, और बीच से छू के देखोगे यहां से बिल्कुल बीच से तो ये पतला लगेगा, ठीक है। इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सबको पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कौन सा चीज एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता, तो सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज है एयर स्पेसीज। देखो मेरे को ना ये ज्यादा अच्छे से आता नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत पता था लेकिन पूरा डिटेल में नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा एयर स्पेसीज और यहाँ पे एरनकाइमा वायु तक, यहां से पढ़ लो चलो, ठीक है। एयर स्पेसीज और यहां पे बोल रहा वायु तक, आंसर आ गया बिना देखे, बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना समझे, खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। बस क्वेश्चन के वर्ड्स के मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एक बोल रहा है एयर स्पेसिस, यहां बोला वायु, एयर और वायु सेम सेम मैच करते, खत्म। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो लिगामेंट आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या करता है, दो बोन्स को कनेक्ट करता है। टेंडन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक बोन को मसल से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी जो बोन्स है उनके ऊपर जो सरफेस है उसको सॉफ्ट रखता है ताकि मसल उसके साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है। और स्मूथ मसल जो होती है ना वो तो एक मसल है, वो टिश्यू नहीं है, तो खत्म, सी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 9th क्लास का चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर जितने भी टाइप्स दे रखे हैं सारे टाइप याद करने हैं, सारे एग्जांपल याद करने हैं, उनकी प्रॉपर्टी याद करनी है। किंगडम मोनेरा का एग्जांपल जो दे रखा है वो शायद एनाबेना है, इसका आंसर यही आएगा, एनाबेना याद करने हैं, तो इसमें कुछ और लॉजिक नहीं है, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम माउथ और नोज, ठीक है, यानी कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू कौन सी डिजीज फैलती नहीं है। नमोनिया एक लंग की डिजीज है, खांसोगे तो नमोनिया फैल जाएगी, ठीक है। कोविड-19 तो सबको ही पता है कि फैलती है। टबरकुलोसिस का भी पता है कि ये भी एक लंग की डिजीज है, ये भी फैलती है। तो क्या नहीं फैलता है, HIV एड्स, ये ब्लड के थ्रू फैलता है, जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसके थ्रू फैलता है, या फिर ड्यूरिंग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके दौरान भी ये फैलता है, ठीक है। तो HIV एड्स जो है आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a breakdown of product during glucose or product of glucose during respiration? Not a product पूछ रहा है, ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या, तो इसमें तो कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा रिएक्शन, ठीक है। और वैसे भी चलो नहीं भी याद करना, चलो फिर भी एक लॉजिक बताते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। अब इसमें ये देखो H2O तो साफ साफ दिखाई दे रहा, वाटर तो निकल जाएगा। लैक्टिक एसिड का हमें नहीं पता, लेकिन ये देखो मैंने पहले भी बताया था, जब दो ऑप्शन सिमिलर से होना, आंसर उन्हीं दोनों में से कोई सा एक है। ये देखो इथेनॉल, ये देखो मिथेनॉल, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा एक होगा, बाकी को काट दो, खत्म। अब इथेनॉल और मिथेनॉल, अगर रेस्पिरेशन जब हम करते हैं उसमें ग्लूकोज टूट के मिथेनॉल बन जाएगा तो हम तो मर जाएंगे ना, क्योंकि मिथेनॉल को जहर की तरह ट्रीट किया जाता है। मिथेनॉल जो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा लिक्वर पीने की वजह से डेथ हो गई, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल होती है नॉर्मली, बट वो इथेनॉल का मिथेनॉल बन जाता है कई बार, और वो नशीली शराब बन जाती है वो, तो वो मिथेनॉल जो है क्या है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिथेनॉल है इसका आंसर, इथेनॉल तो बनेगा। और इसका रिएक्शन अगर जानना है तो ये होता है C6H12O6,
ये अपना ग्लूकोज है, ये टूटता है 3 तरीके से टूटता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, लिमिटेड प्रेजेंस होगी तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और अगर टोटली एब्सेंट होगा तो उस सिचुएशन में इथेनॉल प्लस एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो जो कि जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, एंडोथर्मिक वो जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी लेगा। अब ये देखो CaO प्लस H2O, दो चीजें मिल करके एक तीसरी चीज बन रही है, और दो, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, और ये बन गया एक्वा सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो एनर्जी निकलेगी। बाकी आपको पता भी होगा कि CaO जो सफेदी होती है, सफेदी, उस सफेदी को जब पानी में डालते हो ना तो एकदम से आग सी निकलती है, आग नहीं निकलती मतलब वो भाप सी निकलती है, गरम गरम सी टाइप सी। ठीक है, तो वही होता है स्लेक लाइम बनना। तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा कार्बन, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये तो वैसे भी हीट ही निकाल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कट गया। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की फॉर्म में जलाओगे तो भी आग ही लगेगी, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या होगा, ये है एक CaCO3 है, इसको हीट देनी पड़ेगी, सॉलिड है, सॉलिड को हीट देनी पड़ेगी तभी तो वो टूटेगा, एक सॉलिड के अंदर और एक गैस के अंदर, तो टूटेगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या है, एंडोथर्मिक। बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पोटैटो चिप्स के पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो आपको पता ही है कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। जिसको नहीं पता NCERT ठीक से पढ़े, बहुत अच्छे से गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, पंच तत्व क्या है, तो पता होगा आपको पंच तत्व में क्या है। देखो, एयर अर्थ फायर स्काई वाटर, ये होते हैं पंच तत्व। ठीक है, एक यहां पे भी देखना, अर्थ फायर स्काई वाटर, बट गैस लिखा है, यहां पे एयर लिखा है, तो एयर ज्यादा सुटेबल है गैस की बजाय। ठीक है, बाकी ये दोनों तो गलत हो गए, एक में गैस है एक में एयर है, एयर इज ज्यादा मोर सुटेबल, गैस तो अब किस गैस की बात हो रही है, कैसे हो रही है, एयर तो सिर्फ गैस नहीं है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, वाटर वेपर्स भी हैं उसके अंदर, तो एयर आएगा, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, काफी सारे लोग ए में भी कंफ्यूज हुए थे, तो ए नहीं है, बी है। अब मिल्कमैन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, पीएच के साथ क्या होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा टू मिल्क क्या होता है, मिल्क में बेकिंग सोडा डालना। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी चीज के अंदर बेकिंग सोडा यानी कि बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर वो एसिडिक था तो वो बेसिक की तरफ मूव करेगा, वो पहले से ही बेसिक था तो और स्ट्रॉन्ग बेसिक बन जाएगा। ठीक है, मिल्क का पीएच कितना होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है मिल्क का पीएच होता है 6 के अराउंड। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप बेसिक सोडा डालोगे तो वो 6 से ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि बेस की तरफ मूव करेगा, तो वो कैसा बन जाएगा, वीकली अल्कलाइन। ठीक है, क्या बन जाएगा, वीकली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्यों नहीं बना, क्योंकि बेकिंग सोडा एक वीक एसिड है, वो वीक बेस है। अगर यहाँ पे बोलता बेकिंग सोडा की बजाय हम NaOH डालते हैं, NaOH, तो ये बन जाता है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, बट ये बेकिंग सोडा खुद में ही एक वीक बेस है, तो वो उसको वीकली अल्कलाइन बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसके ऊपर तो काफी डिबेट हुई, कोचिंग्स के आंसर की में मैंने भी गलत कर दिया था क्वेश्चन। ठीक है, बट इसका आंसर आएगा कॉपर ऑक्साइड। क्यों, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी चीज रिएक्ट नहीं करेगी, तो पोटेशियम तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो कर जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है ना, वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम जो है ऑक्साइड वो भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी रिएक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी, तो ये तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ये सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीजन जो है ना, वो ये है, एक मिनट, हाँ, अभी कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन जल्दी स्टॉप हो जाता है। क्यों, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम वो जब सल्फ्यूरिक एसिड में डलेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, प्लस वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है। जैसे ही कैल्शियम सल्फेट स्टेबल बन गया, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, और वो सॉलिड फॉर्म उस कैल्शियम को अलग नहीं होने देगी, और जब तक वो अलग नहीं होगा तब तक आगे रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। तो क्या रीजन है, फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सॉलिड है इसलिए इनसोल्यूबल है, एंड वो कैल्शियम मेटल को पूरा कवर कर लेगा, इस वजह से वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यही बात मैंने भी बोल लिया, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और
ये क्या बोल रहा है, एक ये बोल रहा है डी, थोड़ा एलिमिनेशन का भी देख ले इसमें। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फिजिबल, अगर नॉट फिजिबल होता तो थोड़ी देर भी नहीं होता रिएक्शन, खत्म। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू क्रिस्टलाइज एज जिप्सम, तो जिप्सम के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए जरूर, ये बात इसने बिल्कुल ठीक बोली है, लेकिन इसका इस कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये भी हट गया। और ये कह रहा फॉर्म कैल्शियम सल्फेट इज अनस्टेबल, तब तो रिएक्शन और फास्ट हो जाता, अगर अनस्टेबल होता ना तो रिएक्शन और फास्ट हो जाता, ये भी कट गया, तो आंसर आ गया बी। आगे बढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चनों में वैसे कम ही लगता है एलिमिनेशन, बट जितना भी हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा। अब कह रहा है मैंने व्हाइट लाइट की बीम जब पड़ती है फॉल ऑन ए होलो प्रिज्म, तो इट ब्रेक्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डेविएशन। 7 कलर है, टूटेंगे, सबको याद होता है VIB GYOR, विबग्योर। ठीक है, तो ये पता है कि मैक्सिमम डेविएशन या तो वायलेट में होगा या तो रेड में होगा, यानी कि ग्रीन तो बीच का, तो थोड़ी मैक्सिमम डेविएशन दिखाएगा। और ऑल सफर इक्वल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, अभी दिखाई दी थोड़ी देर पहले, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, रेड की 700 और वायलेट की 400। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आएगा, ऐसे होता है, ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट गई, ये 7 कंस्टिट्यूएंट में ऐसे टूट जाती है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो शो करता है वो शो करता है वायलेट, और सबसे कम शो करता है वो शो करता है रेड। तो ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो आंसर आ गया वायलेट। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये तो बेसिक चीज है, ये तो पता होना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक प्लेन मिरर के सामने हम इस क्लॉक को रख दिया तो क्या इमेज बनेगी। देखो ये प्लेन मिरर मैंने लगा दिया और ये मैंने क्लॉक रख दी, जो ये वाली डॉट है ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये जो एरो ये ऐसे बन जाएगी, और ये वाली जो एरो है ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी घड़ी है, छोटी सुई, ये बड़ी सुई, ये 25 हो गया और ये टाइम हो गया 9, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 3 के अपोजिट में 9 होता है। ठीक है, तो यानी कि 9:25 बन गया, खत्म, आंसर डी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 9:25 आ गया ना, हाँ 9:25 आएगा, तो आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, अब जुपिटर क्या है, जुपिटर तो एक प्लेनेट है, उसकी तो खुद लाइट है ही नहीं। सन क्या है, सन की तो खुद की लाइट होती है, हट गया। अब ये प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी स्टार्स हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये दोनों क्या है, स्टार्स हैं, जो कि सन के अलावा अदर स्टार्स हैं, तो ये भी नहीं होंगे क्योंकि स्टार्स की अपनी लाइट होती है। जुपिटर एक प्लेनेट है जिसकी कोई लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सन की रेज की वजह से थोड़ा बहुत शाइन कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है थ्रू ए लैंप, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा 10 मिली सेकंड के अंदर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज इक्वल टू हो गया करंट इंटू टाइम। करंट कितना दे रखा है 1.5 इंटू टाइम कितना 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 हो गया 15, और ये 10 की पावर -3 सेकेंड, तो यानी कि 0.015 कूलम। ठीक है, आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सोलर तो रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल है, न्यूक्लियर आ गया, क्योंकि इसके अंदर हम फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं जो कि खत्म हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियल का यूज कर रहे हैं, विंड कभी खत्म नहीं होगी, सन कभी खत्म नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन न्यूक्लियर जो यूरेनियम, थोरियम, ये सब खत्म हो सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल्स हैं और बहुत साल लगते हैं इनको बनने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कौन सा फंक्शन नहीं है। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ग्लूकोज तो बना रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यस बिल्कुल होता है, मैंने बोला ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो कि प्लांट यूज करते हैं। तो यहाँ पे फोटोन का तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हट गया ये तो। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी हो रहा है। कैसे, लाइट एनर्जी ली और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये केमिकल एनर्जी हो गई। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये भी हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर टूट के ग्लूकोज में जुड़ गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया टूट के, तो ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है। तो क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बोहाइड्रेट तो खुद बना है, ऑक्सीडेशन तो बाद में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements about life processes is not correct in a single cell organism। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता सिंगल सेल के बारे में, स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी कि अमीबा। क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल ऑर्गेन्स हो सकते हैं।
एक ऑर्गेन बनते कैसे हैं? आप सबसे पहले एक सेल होता है, सेल के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू का ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से फिर वो पूरी बॉडी बनती है। तो अगर उसके अंदर एक सेपरेट ऑर्गेन होता तो वो सिंगल सेल बचता ही नहीं ना। तो दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गेन फॉर फूड अपटेक। पहला पढ़ते ही आंसर आ गया कि ये तो बिल्कुल वाहियात और बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए आंसर है इसका, क्योंकि सेपरेट ऑर्गेन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोसेस नोटोकोड? कौन सा नोटोकोड प्रोसेस नहीं करता है? तो देखो सेम चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आ गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैंने कैसे सोल्व किया था? देखो मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी, तुक्का लगाया, गलत हो गया, बट काफी हद तक क्लोज भी था। मैंने ये देखा एक जगह होलोथीरिया, एक जगह हाइड्रोमेनिया, दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, शायद इन्हीं दोनों में से कोई सा एक हो। देखो ये तरीके की वेग टाइप की एलिमिनेशन है और कोई खास है भी नहीं एलिमिनेशन ये, बट मेरे को जो फील हुआ एग्जाम के अंदर मैंने वो बता रहा हूँ। मेरे को ये दिखा कि ये तो है नहीं, और सेलेमेंडर का मुझे पता था ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेलेमेंडर जो है ना वो नोटोकोड वाली कैटेगरी में तो आते ही नहीं, शायद इनका कुछ और ही है, ये तो अलग उससे बिलोंग करते हैं ग्रुप से, ठीक है। तो सेलेमेंडर तो मैंने वैसे ही काट दिया था, बाकी 3 बचे। अब यहाँ पे मैंने देखा एक में होलोथूरिया, एक में हाइड्रोमेनिया, दोनों में एच है, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा एक है। अब मैंने लगा दिया था हाइड्रोमेनिया, बट इसका आंसर है होलोथूरिया। कुछ नहीं है इसमें, याद ही करना पड़ेगा, सारा एनसीईआरटी में गिवन है, सबके नाम मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, पिक्चर्स के साथ नाम दे रखे हैं, याद कर लेना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो याद करने का इसमें तो और कुछ बता नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नॉट करेक्टली मैच है? मैंने पहले भी समझाया था आपको, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। फोटो पीरियोडिज्म वो होता है जिसमें प्लांट जो है वो लाइट की तरफ झुकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सी शो करेगी? तो जो शूट्स होती है ना, शूट, ये प्लांट की शूट है, ये लाइट की तरफ झुक रही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, वो कौन शो करता है? वो शो करती है रूट जो कि जमीन के नीचे है ना, तो वो क्या शो करेगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है, तो यानी कि ये दोनों तो नॉट करेक्ट नहीं है। अब उसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब। ये भी आपको पता है, पोलन ट्यूब में क्या होता है, पोलन ग्रेन आके गिरते, केमिकल उनको जो है वो नीचे की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये भी कीमोट्रोपिज्म है। आंसर क्या आ गया? हाइड्रोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज नॉट हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। तो आई होप, मतलब मेरे को इतना डिटेल में तो नहीं पता था इसका कि फ्लावर हाइड्रोट्रोपिक है, होता है कि नहीं होता है, बट ये तीनों मेरे को जरूर पता था कि ये तीनों तो सही है बिल्कुल, तो ये तो आंसर नहीं होंगे, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एसिड? किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे 2 ही 3 एलिमेंट है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तो यहाँ पे गोल्ड दे रखा है, गोल्ड आंसर आ गया, ठीक है। आयरन भी रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, आयरन रिएक्ट कर जाएगा हमारा किसके साथ? एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तभी तो अपनी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। कॉपर रिएक्ट कर जाएगा हमारा वाटर के साथ और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सोडियम जो वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो डी आंसर आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर? कौन सा मेटल होगा जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? तो वो वही मेटल होगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, आयरन जो है वो भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जो कि सबसे टॉप पे शायद पोटेशियम और सोडियम है, उसके बाद फिर बीच में हाइड्रोजन है कहीं, उसके बाद कॉपर, आयरन, ये सब आते हैं। तो सिल्वर तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। कॉपर जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और आयरन भी लेस रिएक्टिव है। तो आंसर बचा सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो लिस्ट में बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन के साथ आराम से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज की डाइऑक्साइड को विद एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मैंने जैसे कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बोला। अब देखो कोई भी एक रिएक्शन में थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो कोई भी रिएक्शन है या तो उसके अंदर हीट निकलेगी या तो इसके अंदर हीट जाएगी। कोई ऐसा रिएक्शन शायद ही होगा जिसके अंदर हीट निकल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो निकल रही ना जा रही। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी जो है वो फॉर्म नहीं होती है कहीं से, एक ही एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट हो गई है। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें एनर्जी निकल रही है तो कोई और एनर्जी थी जो कि उस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी नहीं निकली, मतलब बाहर की कोई एनर्जी थी जो कि आपने दी, वो किसी और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई से एक है, ये दोनों काट दो, ठीक है। अब मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, वो ऐसे दे रखी है, यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी बहुत ऊपर आता है, नीचे हाइड्रोजन आती है, फिर कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये बहुत नीचे है, यानी कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। तो एल्यूमिनियम जब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रखोगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैंगनीज को रिड्यूस कर देगा, उसकी ऑक्सीजन उससे छीन लेगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यानी कि रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज डाइऑक्साइड।
एंड एज अ रिजल्ट वो मैंगनीज को भगा देगा और ऑक्सीजन को खुद छीन लेगा उससे। तो एज अ रिजल्ट रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप कर लेंगे वो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाते जाओगे रेडियस छोटा होता जाएगा और टॉप टू बॉटम जाओगे तो बड़ा होता जाएगा। तो क्या चीज है, एटॉमिक रेडियस। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कट गया। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की। तो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की वो चीज क्या बोल रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा ना, थोड़ा थोड़ा साइज छोटा होगा, ठीक है, और उस छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बंध के रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है सोडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना, ये बढ़ेगी ना कि घटेगी, ये भी गलत हो गया। सेम चीज आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ भी होता है कि इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा आगे जाओगे ना इधर, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को या आयन को निकालने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, एटॉमिक रेडियस। नीचे से ऊपर से नीचे जाओगे रेडियस बढ़ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे रेडियस घट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे 30 के 30 जो कि हमारे CAPF 2021 के अंदर आए थे साइंस के। मैंने पूरी कोशिश करी, जितनी नॉलेज दे सकते थे उतना दिया, जितनी एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते थे उतना एलिमिनेशन से बताया। कुछ क्वेश्चन में लगती है, कुछ में नहीं लगती है। साइंस के क्वेश्चन में तो वैसे भी नहीं लगती, नॉलेज चाहिए होती है। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा साइंस के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पॉलिटी का ही कोई अगला ईयर डिस्कस करेंगे, शायद 2019 आएगा, फिर साइंस का आएगा 2020, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।